was born in Basra. वो बसरा में पैदा हुए. Let's see, उसको जरा पढ़ते हैं. 972. I'm not confused. मैंने शुरू में कह दिया था कि I'm sure about it. अच्छा, भाई मुस्लिम थिंकर्स में मैंने आपको ये रिकमेंड किया था कि आपको मैं रीडिंग दूंगा और साथ में रीडिंग दूंगा. मैंने ये आपको ये कहा था. फिर मैंने आपको मेरा पहला लेक्चर याद करें, मैंने कहा था मैंने साथ में देनी है और साथ ही आपको एक दो रीडिंग मैं बताऊंगा बाद में जाके. ये बात मैंने की थी. मैंने मुस्लिम थिंकर के बारे में रिकमेंड, आपने जब कहा था मैंने कहा ठीक है अच्छी है वो पढ़ ले. इसलिए मुझ पे ना इल्जाम लगाइएगा, मुझे अपने अल्फाज याद होते हैं जी. एग्जैक्टली, नॉट बैड स्टूडेंट. मैंने दे दिया, ईमेल कर दी आपको, ग्रुप में मिल गई होंगी आप लोगों को, 2 मिली होंगी आपको. नहीं पढ़ ले. दानियाल डेट का एक गलती हो जाती है, वो इतनी बुरी किताब नहीं है, बट प्रेफर करें मेरी रीडिंग को. अगर समझ, मेरी रीडिंग और लेक्चर को करें, अगर समझ ना आए फिर उस पर जाएं आप. नहीं ये 2 मिले होंगे आपको. एक मिला होगा फराबी पे और एक मिला होगा इब्न खल्दून पे. मवारदी का मैं बताऊंगा अभी आपने कहां से तैयार करना है. आई विल टेल यू लेटर ऑन. मैं मेरी किताब को बीच में ना लाया करें प्लीज, मैं परेशान हो जाता हूं अपनी किताब का नाम सुन के. जस्ट किडिंग. मेरी किताब में भी ठीक है, अच्छी किताब है. मैंने बेसिकली वही लिखा होगा. मैंने आपको कहा ना कोई एक किताब उठाएं प्लीज, कोई एक किताब उठाएं. मैंने आपको पहले भी कहा था एक सोर्स. मेरी किताब उठानी है फिर इनका ना पूछें, अगर इनका पूछना है फिर मेरी किताब ना पूछें, दोनों में से एक. यस अरवा शॉर्टली डिस्कस करेंगे, ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे. ओके जी, वापस इस पे चलते हैं मवारदी पे. नो क्वेश्चंस. अब आपका क्वेश्चन दूंगा एंड पे जाके 30 मिनट्स बाद. आई विल टेक क्वेश्चन एट द एंड जी, नो क्वेश्चंस नाउ. Mawardi was born in 972 and died in 1058. He was born in Basra, जो कि करंटली इराक के अंदर आता है. बसरा के अंदर पैदा हुए थे. वहीं पे दाइश की बुनियाद भी रखी गई वैसे, बाय द वे. बट एनीवे, he belonged to a religiously influential family. His family was religiously influential as well as politically influential. Politically influential थी और religiously भी influential थी. He belonged to Shafi school of thought. उसके जो फैमिली थी वो शाफी मसलक से रखती है, बिलोंग करती है. मवारदी he got his basic education at home. बेसिक एजुकेशन घर से ली थी क्योंकि एक रिलीजियस घर था. सो जो बेसिक रिलीजियस एजुकेशन होती है और वो क्या होती है, बेसिक स्टडी ऑफ फिका, हदीस, शरिया, कुरान, ये बेसिक जो हमारी स्टडीज होती हैं वो उसको करवाई गई. ही वॉज हाफिज कुरान. उन्होंने कुरान हिफ्ज किया. ही लर्न कुरान बाय हार्ट. और अभी तर्जुमा कह रहा हूँ अरबिक में ही थे, तो अरबिक में ही उन्होंने कुरान पाक पढ़ा था. तो ही गॉट हिज बेसिक रिलीजियस एजुकेशन एट होम. अपने फादर से, अपनी फैमिली से पढ़ते रहे. मदरसा था उसके फादर का, तो वहीं से वो पढ़ते रहे. Later on, he was sent to Baghdad for higher learning. बगदाद चले गए for the higher learning और मजीद तालीम के लिए गए. And he became student of the prominent scholars, Muslim scholars of that time. और वो उनकी जो सब्जेक्ट था वो वही था फिका, शरिया, हदीस, कुरान. ये बेसिकली उसी से, कुरान और हदीस से ही फिका और शरिया की जो डेरिवेशन है वो उनकी एक्सपर्टीज थी. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, जो कि रिलीजियस एजुकेशन थी, ही स्टार्टेड टीचिंग. उन्होंने पढ़ाना शुरू किया. ही बिकेम द प्रोफेसर. उनको प्रोफेसर भी कहा जाता है. ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ फिका. ही वॉज प्रोफेसर ऑफ शरिया इन इराक एंड बसरा. इराक में भी पढ़ाया, बसरा में भी पढ़ाया एज अ टीचर. ही वॉज आल्सो अपॉइंटेड एज काजी. काजी भी अपॉइंट किया गया. एंड ही वॉज आल्सो ऑफर्ड द जॉब ऑफ काजील कुजाद. डू यू नो काजील कुजाद किसे कहते हैं? चीफ जस्टिस को कहते हैं. He was offered this position of chief judge or chief justice, लेकिन he refused. He declined. खलीफा ने कहा बट इन्होंने डिक्लाइन कर दिया. Anyhow, so throughout his life वो एज ए टीचिंग करते रहे, मदरसा में पढ़ाते रहे, जज के तौर भी काम किया, एज ए एडवाइजर टू द क्या कहते हैं रूलर जो थे वो भी रहे. बट
मोस्टली टीचिंग प्रोफेशन वाज देयर। साइड पे वो एडवाइस भी करते रहे खलीफा को, साइड पे वो जज भी रहे, और दिस इज सिंपली व्हाट इट इज। काजियल कुज़ाद, ये आप पेपर में जब लिखते हैं तो कादी लिखते हैं, अच्छा, कादियल कुदाद, अच्छा जी से लिखना आपने, अगर जी डालना है तो काजियल कुजात, कुजात नहीं होता, डी नहीं आता आखिर में, या टी आता है, मैं श्योर नहीं हूँ, आप देख लीजिएगा, टी आता है, ओके जी, काजिल कुजात, माई मिस्टेक। एनीहो, चीफ जज इसको कहते हैं, चीफ जज। क्वेश्चन आखिर में लेने जी, सॉरी सॉरी, ओके आगे चलते हैं। लेट्स सी, Mawardi, he wrote different books. Most of his works are related to religion. उनके शरिया से रिलेटेड है, फिका से रिलेटेड है, बट ऑब्वियसली ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स पॉलिटिकल आइडियाज। जब शरिया और फिका की बात की जाती है, रिलीजन की बात की जाती है, तो पॉलिटिक्स भी आ जाती है। तो उनकी जो किताब जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस में, चूँकि हम पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो उनकी किताब है उसका नाम है अल अहकामुल सुल्तानिया। Al-Ahkamul Sultaniya is the name of the book that he wrote on politics. नाम से जाहिर है सुल्तान के हुक्म जो है, ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नमेंट कह लें, सुल्तान के ऑर्डिनेंस, गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस कह लें। दिस इज ऑर्डिनेंसेस का मतलब ये होता है बेसिकली ऑर्डर्स जो है, जिसको हम कहते हैं डिक्टेट्स कह लें। सो गवर्नमेंट की डिक्टेट्स क्या है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी क्या है, दैट्स द सेंस ऑफ दिस बुक। ये टेकअवेज क्या है, बसरा में पैदा हुए, एक्सपर्ट थे फिका के, रिलीजियस के, शाफी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, प्रोफेसर रहे, और उनको काजिल कुजात का ओहदा भी ऑफर हुआ था। किताब का नाम ये 3-4 मेन टेक अवेज हैं दैट वी नीड टू नो। लेट्स सी उनकी थ्योरी कौन सी है, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, और अल-मवारदी पे जो मोस्टली सवाल आता है, उनकी थ्योरी ऑफ इमाम या इमामेट कहते हैं उसको, थ्योरी ऑफ इमाम और थ्योरी ऑफ इमामेट। बाज़ औक़ात खलीफा भी लिखा होता है, थ्योरी ऑफ खिलाफत। अच्छा, मवारदी को आपने पढ़ना है, जिनके पास मेरी बुक है तो है, नहीं है तो मज़हर हक की बुक से आप पढ़ेंगे इसको। दोनों में से कोई एक बुक, या मज़हर हक की बुक से या मेरी बुक से, किसी एक से आपने पढ़ना है, आपकी मर्जी जहाँ से करें। बट मज़हर हक की बुक आप सॉफ्ट में मैंने आपको मेल की हुई है, मिली हुई है ना आपको मज़हर हक की बुक सॉफ्ट में? ओके ठीक है, तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो सॉफ्ट में दी हुई है, हार्ड में तो ठीक है, बट आप उसमें से पढ़ें। एनीहो, लेट्स सी। और उसने उसको दोनों कहा हुआ है, बोर्ड में खिलाफत लिखा हुआ है और ऊपर इमाम लिखा हुआ है, दोनों लिखे हुए हैं। अच्छा, लेट्स सी जी, कॉन्टेक्स्ट देखते हैं उसने क्यों दी थी। अच्छा, मैं इमाम गज़ाली बच्चों को आमतौर पर नहीं कराता, आखिर में जाके कराऊंगा आपको। आप 10 मिनट में इमाम गज़ाली को मैं ख़त्म करूंगा, क्योंकि आप लोग जिन लोगों ने फराबी को पढ़ना है यहाँ से, सॉरी मवारदी को पढ़ना है मज़हर हक की बुक से, आपने कोशिश करनी है साथ ही इमाम गज़ाली को पढ़ना, उसी मज़हर हक की बुक में, उसी पेजेस के, उससे पहले या बाद लिखा होगा, साथ साथ। और दोनों की थ्योरी सारी तो नहीं मिलती, बहुत हद तक मिलती है, जहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में हाईलाइट यहाँ पे कर दूंगा, लेकिन आखिर में जाके अगर क्वेश्चन होगा तो बता दूंगा। कोई मुश्किल नहीं है इमाम गज़ाली की थ्योरी, वो शायद सबसे आसान थ्योरी है इमाम गज़ाली की। पूरे CSS का सबसे आसान कोर्स जो है ना, वो इमाम गज़ाली की थ्योरी है, वो इतनी आसान है, इसलिए उस पर हम आखिर में जाएंगे। एनीहो, लेट्स सी, मवारदी ने खिलाफत का कॉन्सेप्ट, इमामत का कॉन्सेप्ट क्यों दिया था, लेट्स टॉक ऑन दैट। अच्छा, उसका आसान 1 लाइन स्टेटमेंट है, द कंडीशंस ऑफ द खिलाफत इन बगदाद वर द रीजंस व्हाई ही गेव हिज थ्योरी ऑफ इमामेट और खिलाफत। द कंडीशंस ऑफ बगदाद और द मुस्लिम कैलिफेट एट दैट टाइम वाज द रीजन व्हाई ही गेव दिस थ्योरी। तमाम लोगों के साथ ऐसा ही होता है, उनके मुल्क के हालात ही उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसा नहीं हुआ क्या
प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मार्क्स, तमाम लोगों के हालात ऐसे थे, मुल्क के हालात ऐसे थे जिसकी वजह से दे इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। ये लिखा हुआ है अवैस थ्योरी का नाम। कॉन्टेक्स्ट बता रहा था। The context is the conditions of the Khilafat in Baghdad. They were the reason why he gave the theory. What were those conditions? Let me explain shortly. आप शायद जानते हो ये मवारदी का जो टाइम है, ये कौन सी डायनेस्टी थी उस वक्त, खिलाफत में किसकी हुकूमत थी? Who were ruling? बनु उमय्यद्स और अब्बासिड्स? अब्बासिड्स। लास्ट टाइम ऑफ अब्बासिड्स था जी, अब्बासिड्स का डिक्लाइन चल रहा था, एंड दैट वाज द टाइम जब अब्बासिड खलीफा वाज वीक इन बगदाद। खिलाफत तो थी अब्बासिड्स की, बट वीक थे। मुझे तगल का नहीं पता कौन सा था। एनीवे, क्या टाइम था, कैसे, क्या थ्रेट्स थे, सॉर्ट ऑफ एग्जैक्टली। अवैस को पब्लिक करें प्लीज, थैंक यू। आप लोग अच्छा कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। हुआ ये था कि उस वक्त की जो बगदाद की खिलाफत थी उसको कुछ चैलेंजेस थे, और वो चैलेंजेस क्या थे, मैं एक दो चैलेंज बता रहा हूँ। दे वर नॉट ओनली चैलेंजेस, एक दो चैलेंज। यस, अवैस ने कहा सल्जूक्स। आपको पता है सल्जूक्स कौन थे? सल्जूक्स वर टर्क्स, टर्किश लोग हैं। अच्छा, टर्किश सल्जूक्स वर गेटिंग पावरफुल, दे वर गेटिंग पावरफुल एक, एंड दे वर पोजिंग अ थ्रेट टू खिलाफत, उस्मानियंस। अच्छा, दूसरी तरफ दूसरा खतरा था फातमिय्यिद्स का। फातमिय्यिद्स जो कि शियाइट ग्रुप्स थे, दे वर स्ट्रॉन्ग ऑन इन इजिप्ट टेरिटरी। इजिप्ट के बारे में आप शायद जानते हो, पैलेस्टाइन के साथ। सो फातमिय्यिद्स वर अ शियाइट ग्रुप, and they were powerful group that was posing a threat to the khilafat in the outskirts. और तीसरा था बुवाहिद्स, स्पेलिंग होंगे BUWOHIDS, बुवाहिद्स। अच्छा, मुश्किल है, शायद इस तरह का स्पेलिंग होंगे, स्पेलिंग शायद आगे पीछे हो जाए, शायद स्पेलिंग इस तरह के आगे पीछे हो जाए बुवाहिद्स के साथ। मैंने कहा तीन ग्रुप है, एक मैंने कहा सल्जूक्स, दूसरा मैंने कहा फातमिय्यिद से है, और तीसरा मैंने कहा बुवाहिद्स। थैंक यू इकरा, इकरा के स्पेलिंग ठीक है जी, मेरे गलत होंगे, थैंक यू इकरा। अच्छा, सो ये डिफरेंट ग्रुप्स थे, इनमें से बुवाहिद्स शियाइट हैं और फातमिय्यिद्स जो इजिप्ट के अंदर है वो ग्रुप है। लेकिन बुवाहिद्स वर लिविंग इन द पेरिफेरी ऑफ बगदाद, बगदाद के बिल्कुल साथ रह रहे थे। सर मंगोल मैंने नहीं कहा था, नाल मंगोल्स का मैंने नहीं कहा, मैंने कहा सल्जूक्स जो कि टर्क्स हैं, दूसरा मैंने कहा फातमिय्यिद्स जो इजिप्ट से हैं, और तीसरा मैंने कहा देवर बुवाहिद्स एग्जैक्टली जो कि खिलाफत के अंदर रह रहे थे, एंड दे वर जस्ट नियर टू दैट पॉइंट। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि ये तीन मेजर थ्रेट्स थे, एक इंटरनल, एक दो एक्सटर्नल, ये थ्रेट्स थे। और खासकर जो बुवाहिद्स थे, they were dictating, they were having a de facto control on the decision making by the Khilafat. Khalifa जो था, he was unable to go against Bawahids. तो आप कह सकते हैं डिफेक्टो पावर थी बवाहिद्स की, एंड द खिलाफत वाज टू वीक एंड टू पावरलेस। बात समझ आ रही है आपको? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सिंपल सी है। सो खलीफा जो था उसको फियर था किसी वक्त कोई हमला करेगा मेरी खिलाफत चली जाएगी। द खलीफा वाज fearful that my power will be taken away by either बवाहिद्स, अंदर बैठे हुए हैं वो खतरा है, दारुल हुकूमत के बाहर बैठे हैं, और या फातमिय्यिद्स हैं वो हमला करके कब्जा कर सकते हैं, या सल्जूक्स कर सकते हैं। His survival, his rule was being threatened.
एज अ रिजल्ट ऑफ इट, कायनात प्लीज कमेंट करिएगा आपको समझ आ रही है इस पॉइंट में. His rule was threatened by Wahids from inside and Fatimiyyats and Saljuks from outside. And internally, in order to survive, he was actually trying to share power with the Bawahids. Bawahids के साथ comfortable होना चाह रहा था. He wanted to share power with them so that he can defend himself externally. Internally, अगर बवाहिद को साथ ले, externally उसके साथ बवाहिद was a Shiite tribes, Shia tribes थे बगदाद के बाहर. al-Mawardi proposed his theory to share the power between Khalifa, and the Sultan. Sorry, Sultan कह रहा हूँ, Khalifa and Wazir. मैं इस पॉइंट को रिपीट करता हूँ. Mawardi, in order to save the Khilafat and Khalifa, gave his theory to share the power between Khalifa and the Wazir. पावर स्टेट की डिस्ट्रीब्यूट कर दी दो हिस्सों में. आधी पावर दे दी खलीफा को और कुछ पावर दे दी वजीर को. उसका फायदा ये होगा, खलीफा तो खलीफा रहेगा और कुछ पावर वजीर, यस डिसेंट्रलाइज कर दिए एग्जैक्टली. और वजीर कौन होंगे? हु विल बी द वजीर? गैस करें तो क्या माने? मुवाहिद्स. एग्जैक्टली. उनको पावर में शेयर दे दी. आप खलीफा ना बनना, कब्जा करके खिलाफत ना ले लेना, खलीफा यही रहेगा लेकिन आप वजीर बन जाना. दिस वाज द एम ऑफ द थ्योरी. अ जॉइंट गवर्नमेंट एग्जैक्टली, शेयरिंग ऑफ पावर कह लें, यूनिटी गवर्नमेंट कह लें, आप जो मर्जी लफ्ज यूज कर दें. उसने कहा था थ्योरी ऑफ इमाम. सो अल मवारदी सिंपल लफ्जों में, ही गेव द थ्योरी टू प्रोटेक्ट द खलीफा. मैंने बताया था फॉर शॉर्ट पीरियड, यस ही वाज एडवाइजर टू द खलीफा एज वेल. उसकी थ्योरी का मकसद ही खलीफा को बचाना था, अब्बासिड्स को बचाना था. दैट वाज द ओनली पर्पस ऑफ हिज थ्योरी. तमाम मुस्लिम थिंकर्स ऑलमोस्ट रोड टू डिफेंड द रूलर्स. तमाम ऑलमोस्ट रूलर जो थे मुस्लिम फिलोसफर्स थे, दे रोट ऑलमोस्ट तमाम, नॉट सारे बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, बिकॉज सारा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज बवाहिद्स वर पावरफुल एंड दे वर ऑलरेडी थ्रेटनिंग खलीफा. And it was fear that with the help of Fatimiyyat, क्योंकि Fatimiyyat भी Shiites हैं, Bawahid भी Shiites हैं, they might make a connection, they might a group and they might threaten the Khilafat. तो उनको accommodate कर लिया, अपने साथ मिला लिया. That's the theory. ऐसा हुआ नहीं कभी, उसकी theory थी खाली. Is it clear जी? जी, सुबह ऐसा ही है. Yes, exactly. ऑब्वियसली असबा देखिए, खलीफा इंटरनल सिक्योरिटी का मसला नहीं था, खिलाफत का मसला. अगर खलीफा ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? बेनिफिट वुड बी, दिस थ्योरी वाज गिवन टू शेयर द पावर बिटवीन खलीफा एंड वजीर. और वो खलीफा की फिर ड्यूटीज, उसकी थ्योरी में हम देखेंगे, वो बताएगा कि खलीफा या इमाम जो है वो कैसे इलेक्ट होगा, कैसे सेलेक्ट होगा, क्वालिफिकेशन क्या होंगी, और साथ ही कह दिया कि ये उसकी पावर्स होंगी. और उसी में मैं वजीर का जिक्र भी करूंगा, उसके वजीर की क्या पावर होंगी, वो सारी भी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे उसका. तो आप थ्योरी पढ़ते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट में. बट अगेन उसकी थ्योरी क्यों आई? बिकॉज उस वक्त के खलीफा को खतरा था कि उसकी जो स्टे, उसका जो खलीफा है, उसकी जो खिलाफत है, वो चली जाएगी, उससे पावर चली जाएगी. सो दैट इज व्हाई ही गिव द थ्योरी. आसान तरीन लफ्जों में, अगर दूसरे अल्फाज में मैं बात करूं, तो अगर खलीफा को थ्रेट ना होता तो क्या मवारदी की थ्योरी होती? नहीं होती. बादशाह को खुश करने के लिए थ्योरी लिखी गई. चले फिर देखते हैं बादशाह को कैसे खुश हुआ. लेट्स सी द थ्योरी. इमाम खलीफा की थ्योरी देखते हैं क्या है. उसी में वजीरात का जिक्र आएगा. अरवा दैट वुड वीकन द आउटसाइड थ्रेट्स.
True, Shahnazar wala point, absolutely. Okay, let's see. Shahnazar, aim might be strengthening inside to fight against Seljuks. मेरा सवाल ये था, सल्जूक किसको खतरा डाल रहे थे? They were threatening the Khalifa. तो बात तो एक ही होगी, उनसे बचना है, खलीफा को बचाना है, बात तो कान को इधर से पकड़ेंगे उधर से पकड़ेंगे. No, Asma, we won't. We won't call them terrorists. Okay, not everybody. असमा इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं, बहुत से वाकयात ऐसे हैं जिसमें रेबल स्टेट के खिलाफ हुआ, हम उसको टेररिज्म नहीं कहते. मैं बहुत से एग्जाम्पल दे सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल, जंग जुमुल हुई, जंग स्फीन हुई, इजंट इट? करबला का वाकया हुआ. क्या हम इन सारों को वो लेबल दे सकते हैं? स्टेट के खिलाफ तो रेबल होते रहे, इस्लामिक हिस्ट्री में होते रहे, मुसलमानों की तरफ से होते रहे. वी कांट कॉल दैट अ टेररिस्ट. सो हर स्टेट के खिलाफ रेबेलियन को हम अच्छा, इस्लामिक हिस्ट्री को तो छोड़ें, हम मॉडर्न दे दें. क्या कश्मीर में स्टेट के खिलाफ चैलेंज करने वाले, क्या हम उनको टेररिस्ट कहते हैं? We don't call them. So not everybody who fights against the state is a terrorist, sort of. It is a different thing. हम उसको नहीं करते. Anyway, coming back to this point. थ्योरी पे आते हैं. True, Aslam. True. वही ना? Exactly. One man's freedom fighter is another man's terrorist. ये इसके मतलब. थ्योरी पे चलते हैं सॉर्ट ऑफ. शोजाब, अभी आपको ये थ्योरी समझाऊंगा, फिर आपको दोबारा समझ आएगी, दोबारा आपको आ जाएगी. थ्योरी बिल्कुल सिंपल है, कॉन्टेक्स्ट दोबारा समझ आ जाएगा. Okay. Now, Mawardi begins his theory by explaining the qualifications of the Imam. Qualifications deta. Mawardi provides 7 qualifications for an Imam. या खलीफा, जो भी पेपर में जो लफ्ज़ लिखा होगा आपने वही लिखना है. खलीफा लिखा हो खलीफा लिखना है, इमाम लिखा हो तो इमाम लिखिएगा. 7 क्वालिफिकेशंस. अब मैं कोशिश करता हूँ मुझे याद रहे, अगर कोई एक आध रहेगी तो आप प्लीज़ देखिएगा. फर्स्ट इज ही मस्ट हैव इंटेग्रिटी ऑफ फिजिकल ऑर्गन्स. उसके हाथ पैर कान नाक सलामत हो, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, टांगे वगैरह काम करती हो, सारा कुछ हो. सेकेंड, ही मस्ट हैव द इंटेग्रिटी ऑफ सेंसेस. इंटेग्रिटी ऑफ सेंसेस से मतलब ये है कि उसके सेंसेस काम करते हैं. अच्छा, next is he must be wise. He must be wise. He must have the wisdom. Third one. Then bravery, brave ho, that's true. Knowledge rakhta ho, that's another one. Justice फैला सकता हो, he must be able to dispense justice without fear and favor, that's true. और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट, ही मस्ट बिलोंग टू कुरैश, बनु कुरैश और कुरैशाइट्स. वो कुरैशाइट हो, बनु कुरैश से हो. इसका मतलब क्या हुआ? कुरैशाइट डिसेंट का मतलब क्या मतलब हुआ? सल्जूक नहीं बन सकते. लेकिन ये ऊपर किसी ने किया था, प्लीज अगर दोबारा पोस्ट कर दें आप. ऊपर किया था, सॉरी. ओके, सो थैंक यू रबाइल, थैंक यू. ये रबाइल लिखती हैं जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट. सो ये 7 टोटल 7 जो है वो क्वालिफिकेशन चाहिए. इंटेग्रिटी ऑफ ऑर्गन्स, इंटेग्रिटी ऑफ सेंसेस, विजडम, नॉलेज, जस्टिस, ब्रेवरी एंड करेज, और लास्ट है कुरैशाइट डिसेंट का हो. नहीं, अल-फराबी के 12 थे, और उनमें एक तो आर्गन्स और सेंसेस वाला एक ही पॉइंट था, एक बात. और दूसरी बात है, फराबी ने वेल्थ की बात की, इसने वेल्थ की बात नहीं की. फराबी ने कुरैशाइट की बात नहीं की, इसने कुरैशाइट की बात की. सो डिफरेंस 2-3 है इसके अंदर. 2-3 लैब करते हैं, 2-3 डिफरेंट है. ये 7 क्वालिफिकेशन जरूरी है. अच्छा, अब मवारदी ने कोई लेटअप नहीं दिया. अच्छा, वैसे बात है, कुरैशाइट का क्यों डाला था उसने? ताकि जो खलीफा है उसी की नस्ल से हो बंदा. मस्ट बी फ्रॉम काइंड ऑफ एम्बेसडर से ही आना चाहिए सॉर्ट ऑफ. सल्जूक्स को निकालना है टू सेव खलीफा. एग्जैक्टली. एनीवे, नेक्स्ट की
चूजिंग एन इमाम, कैसे चूज किया जाएगा? हाउ टू चूज एन इमाम, चूजिंग ऑफ एन इमाम. Mawardi provides two methods of choosing an imam: election, selection. Election and selection दो मेथड है जिसके से इमाम चूज किया जा सकता है. Elections दो तरह के. Mawardi says that an imam can be chosen by the people of the capital. कैपिटल जो है, दारुल हुकूमत जो है, उसके अवाम खलीफा को चूज कर सकते हैं. अच्छा, यहां पे मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस की टर्म है, आपने लाजमी यूज करनी है, और वो है इलेक्टोरल कॉलेज. इलेक्टोरल कॉलेज किसे कहते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज इज कंसिस्टिंग ऑफ द पीपल हु कैन वोट. जो लोग वोट डाल सकते हो वो कहलाता है इलेक्टोरल कॉलेज. इज इट क्लियर? ये प्लीज बताइएगा, ये ताकि आपको क्लियर हो जाए. अच्छा, द इमाम, वो कहता है एक मेथड ये है, वन मेथड इज दैट इमाम कैन बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ कैपिटल सिटी. कैपिटल सिटी के जो लोग हैं वो उसको इलेक्ट कर सकते हैं. ये एक मेथड है. इलेक्शन के अंदर एक मेथड है. यस दनियाल, ट्रू. ये पाकिस्तान में जैसे आप एमएनए के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बन जाते हैं, आप एमपीए के लिए, बट आर यू अ वोटर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? डू यू कास्ट वोट फॉर प्राइम मिनिस्टर? नो. प्राइम मिनिस्टर को कौन चूज करता है? हु इलेक्ट्स हिम, हु वोट्स फॉर हिम? एनए मेंबर्स, एमएनएस. एग्जैक्टली. तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्टोरल कॉलेज नेशनल असेंबली हो जाएगा और नेशनल असेंबली के मेंबर्स का इलेक्टोरल कॉलेज आप और मैं हो जाता है. सर यस, इट्स द सेम एज इलेक्टोरेट. ट्रू. तो कैपिटल सिटी, दारुल हुकूमत के लोग, सारे मुल्क के लोग नहीं, कैपिटल के लोग उसे अगर चूज कर इलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन, द इमाम कैन आल्सो बी इलेक्टेड बाय अ शूरा. शूरा भी इलेक्ट कर सकती है. ये शूरा जिसके मेंबर्स जो हैं वो लिमिटेड होंगे, सो ऑब्वियसली नंबर नहीं बताता बट लिमिटेड नंबर्स हैं. सो शूरा मेंबर्स कैन चूज, कैन इलेक्ट द इमाम. दोनों कर सकते हैं, या कैपिटल सिटी के लोग या शूरा के. तो ज्यादा बड़ा इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा है? शूरा का कैपिटल का बड़ा है. आमना ने लिखा है 5 से 6 लोग होंगे शूरा के. सो मे बी आई एम मिसिंग दैट पॉइंट, बट लेट्स ट्रस्ट आमना's पॉइंट. 5 से 6 लोग होंगे शूरा के. जी नंबर्स अगर वो देता है तो वेरीफाई कर लीजिएगा. 5 से 6 लोगों की शूरा होगी और वो इलेक्ट करेगी इमाम. सिंपल. तो लिमिटेड लोग हैं शूरा में और ज्यादा एक्सपेंडेड वर्जन है कैपिटल. सिलेक्शन कैसे हो? सिलेक्शन, मवार्दी सेज दैट असबाब वो शूरा को कौन चूज करेगा ये तो नहीं बताता, ये जरूर बताता है कि शूरा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी. उनकी क्वालिफिकेशन जरूर देता है वहां पर, बट उसमें जाऊंगा नहीं. सिलेक्शन में he says that the selection method is that the imam can be selected by the outgoing imam. An imam can be selected by the outgoing imam. आउटगोइंग से मतलब है जो पहले वाला इमाम है, इमाम वक्त है, जो खलीफा वक्त है, वो अपने सक्सेसर को नॉमिनेट कर देगा, जानशीन का ऐलान कर देगा. ही कैन चूज. हो क्वालिफिकेशंस चाहिए, इलेक्शन हो या सिलेक्शन हो, क्वालिफिकेशंस चाहिए, और वो जो क्वालिफिकेशंस हैं वो पूरी करके या इलेक्शन हो सकता है या सिलेक्शन हो सकता है. अब आखिरी जुमला, अब फिर आपके क्वेश्चन आखिर में चुके लूंगा. उसने कहा that these methods are not my creation, ये मेरे methods नहीं है. These are the methods that are followed in the 4 caliphs. चारों खलफा ने ये मेथड यूज किए थे. That's what I am following. No one is preferred. All methods are equally important. Let me give you the example. जी ये उसने कहा, but shortly उसने कहा फॉर एग्जाम्पल जो कैपिटल सिटी के लोग हैं इन्होंने किसको इलेक्ट किया था? Adi, Aslan Adi. He says that these methods are given by they are followed by the first 4 caliphs.
हजरत बकर को किसने इलेक्ट किया था? जी, सिलेक्शन का मेथड एक ही है। शूरा, प्रॉफिट, स्टेट ऑफ मदीना, पीपल ऑफ मक्का, पीपल ऑफ मदीना, पीपल ऑफ मदीना, आमना ने भी पीपल ऑफ मदीना लिखा है एग्जैक्टली। मदीना के अंदर अच्छा हुआ ये था कि प्रॉफिट की जब न्यूज़ आई दैट ही इज़ नो मोर, तो उसके बाद एक अब मीटिंग हुई स्कीफा बनी सादा के अंदर, और उसके अंदर डिबेट शुरू हुई कि जी अंसार में से हो या मुहाजिरीन में से हो। देयर वाज अ काइंड ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन एट दैट टाइम, और उस डिस्कशन के अंदर अंसार चाह रहे थे हम में से हो, मुहाजिरीन चाहते हम में से हो। एट दैट पॉइंट हजरत उमर स्टूड अप और उन्होंने कहा कि आई नॉमिनेट, आई थिंक दैट अबू बकर इज द मोर यस। तो उन्होंने कहा कि मैं नॉमिनेट करता हूं जी, बैत करता हूं अबू बकर की, और आप से करता हूं कि आप भी करें। सो ही नॉमिनेटेड हिम, और फिर जो उस वक्त लोग थे वहाँ पे मौजूद थे स्कीफा बनी सादा के अंदर, और जो रिप्रेजेंट कर रहे थे डिफरेंट मदीना के ट्राइब्स को, दे एक्चुअली उन्होंने बैत की, एंड दिस इज हाउ ही वाज चोजन। कायनात, आप बिल्कुल पब्लिकली कमेंट करें प्लीज, जस्ट करें। शायद अभी आ रहा हूं इसके ऊपर। स्कीफा बनी सादा वाला कायनात, दिस इज एक्सेप्टेड बाय ऑल सेक्ट्स ऑफ इस्लाम। अच्छा, पीस जपानिंग गेव अ हिंट, मैं हिंट की बात नहीं कर रहा, मैं हिंट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि हुए कैसे थे। हिंट की बात आप ठीक कर रही हैं, बट अगर हिंट था तो स्कीफा बनी सादा में क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड इन स्कीफा बनी सादा? आप तारीख में उठाकर देखें, सही बुखारी में पढ़ लें, आप तमाम जगहों पे पढ़ लें, आप तमाम किताबें देख लें मजहब की, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है दैट मदीना के अंदर अंसार और महाजरीन में डिबेट हो रही थी। डिबेट ये हो रही थी कि कौन हो। नो, कायनात इसको जरा पढ़िएगा, कायनात इसको जरा दोबारा पढ़िएगा। और ये अक्रॉस द सेक्ट्स है, ये किसी एक सेक्ट की बात नहीं कर रहा, ये सुन्नी सेक्ट में भी है, ये तमाम सेक्ट में है। इसको नो, वहां डिबेट हुई थी और अच्छा उसको, हाँ यही डिबेट हुई थी। हजरत जो हिंद की बात की कायनात आपने, कि हिंट दिया था, हिंट देना और बात होती है। जैसे आपने, हम लोग जानते हैं कि उनको कहा गया मेरे बाद नमाज पढ़ाएंगे, इमामत करवाया करते थे, लेकिन खलीफा नॉमिनेट किया था, वाज इट स्टेटेड? नहीं लिखा हुआ था। इट वाज, अगर लिखा होता फिर डिबेट तो सवाल ही नहीं पैदा होना था। सवाल ही पैदा होता कि फिर मुसलमान जब नबी सल्लम कह दें फिर डिबेट किस बात की? नहीं नहीं, कायनात ये जरूर कहा था एग्जैक्टली, मेरा भी ये पॉइंट था, डिबेट हुई थी, और मेरा, आप भी वही बात कर रही हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ, इट्स सेम पॉइंट। मैंने भी कहा डिबेट हुई थी जिसमें उमर ने नॉमिनेट किया था कि दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। मैं समझता हूं कि हज़रत बकर से ज्यादा अहल कोई नहीं है, दैट्स व्हाट ही सेड, एंड दोज हु वर प्रेजेंट दे एग्रीड टू दैट, जो मदीना के लोग थे। बट इससे कतई नजर जो डिबेट हुई नहीं हुई, इससे कतई नजर बैत किसने की थी? Who did it? The people of the capital. The people of the capital. That मदीना जो थे, क्या मक्का से बैत हुई थी? क्या मक्का से बैत मांगी गई थी? नहीं, मदीना से। इसका मतलब ये हुआ कि बात ये हुई थी कि कैपिटल सिटी, उसने कहा ये आइडिया वहां से लिया। अच्छा, शूरा कब बनी थी? जनरल वेल ऑफ द पीपल ऑफ कैपिटल, अलेक्जेंडर। नहीं, हजरत उमर खुद कैसे बने? हाउ हजरत बकर सक्सीडेड टू हजरत उमर? नॉमिनेशन, एग्जैक्टली। हजरत बकर ने सिंगल हैंडेडली चूज किया मेरे बाद हजरत उमर होंगे, दैट वाज अ सिंगल हैंडेड चॉइस, सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद हजरत उमर ने शूरा बनाई थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 लोग थे या 6 लोग थे? देयर वर 5 और 6, 5 थे या 6 थे, मुझे अब सही ज़हन में नहीं है। 6 थे, ओके। देयर वर 6 पीपल इन दैट शूरा, एंड दैट शूरा हैज टू चूज वन ऑफ देम। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेथड जो है, तो आप इनमें से किसको ठीक कहेंगे, किसको गलत कहेंगे? अगर आपसे पूछूं विच मेथड वाज राइट एंड विच वाज रॉन्ग, कैन यू से? यू कांट। दोनों नहीं, तीनों, ऑल वर राइट, ऑल वर डिफरेंट काइंड ऑफ। इसका मतलब ये हुआ, ये भी कहता है सर्कमस्टांसेस की बेस पे एनी मेथड कैन बी चूजन फॉर इमाम। ऑल द मेथड्स आर करेक्ट, यू कैन चूज व्हाटएवर यू लाइक।
बट यूज से मतलब यह हुआ कि ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, जो भी मेथड इस्तेमाल हो। इफ दिस मेथड इज यूज इट इज फाइन, अगर ये मेथड होता है इट्स फाइन, एनी मेथड कैन बी यूज। ये वो मेथड दे रहा है जी मवारदी। अगला रिमूवल। मवारदी प्रोवाइड्स, कनीज ये पब्लिक कर दें, क्वालिफिकेशन भी लिखते जी नीचे दोबारा प्लीज। नहीं नहीं, आप पेपर में एग्जांपल नहीं देंगे, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था, ताकि आप ये बता दूं कि किन किन कंडीशन में इस्तेमाल हुई थी। रिमूवल, मवारदी प्रोवाइड्स टू कंडीशंस इन विच, रिमूवल के बारे में जब हम बात करेंगे तो अब मवारदी प्रोवाइड्स टू मेथड्स, टू कंडीशंस थ्रू विच द इमाम कैन बी रिमूव्ड। दो शर्तें थी, दो कंडीशन थी जिनके तहत उसे रिमूव किया जा सकता है। Yes, all methods are subject to the qualifications too. One condition is, yes, while please public kar dein, thank you. One method was that if imam loses the physical organs or senses, अगर इमाम ऑर्गन्स लूज कर जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, नाक कट जाए, कुछ भी कट जाए, टांगे कट जाए, वो रिमूव किया जा सकता है। और उसकी आंखें तो हों लेकिन बिनाई चली जाए, नाक तो हो स्मेल चली जाए, पता नहीं जो भी कान वगैरह, मतलब सेंसेस लूज कर जाए, सेंस ऑर्गन्स लूज कर जाए या जनरल ऑर्गन्स लूज कर जाए, फिजिकली आप कह सकते हैं फिजिकली डिसेबल हो जाए, ही कैन बी रिमूव्ड। इनकैपेसिटेशन का लफ्ज़ हम यूज करते हैं, अगर इनकैपेसिटेट हो जाए तो उसको रिमूव किया जा सकता है। सेकेंड इज इफ ही लूजेस मॉरल इंटेग्रिटी, विच मीन्स कि इस्लामिक जो प्रोहिबिशंस हैं, इस्लामिक जो लिमिट्स हैं ऑन मॉरल प्रिंसिपल्स, तो उसे रिमूव कर देना चाहिए। वो ड्रिंकिंग में पड़ जाए, प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो जाए, झूठ बोलना शुरू कर दे, मॉरली करप्ट हो जाए, तो उसे आप रिमूव कर सकते हैं इन एनी वे। सो लॉस ऑफ ऑर्गन्स, लॉस ऑफ मोरालिटी, दीज आर द टू कंडीशंस इन विच ही कैन बी रिमूव्ड। फातिमा का सवाल इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा। Why was physical disability a factor for removal? अभी उसके फंक्शन पढ़ाऊंगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा फातिमा क्यों होता है। Let's see the functions. Mawardi provides 10 functions for an imam. आखिरी पॉइंट है, he provides 10 functions of the imam. मैं कोशिश करूंगा मुझे सारे याद हों। समीर, ये उसने नहीं कहा तो मुझे भी नहीं पता। उससे भी who will remove the caliph? Like that, I think there is no process given after removal. कि process of removal क्या होगा? He doesn't explain that. 10 functions. अच्छा, 1 बड़ी मुश्किल से मुझे याद है, मैं कोशिश करता हूँ सारे। 1 पहला फंक्शन, गौर से सुनिएगा प्लीज। यस, थैंक यू, सारे फंक्शंस आ गए जी मेरे पास। पहला फंक्शन, द इमाम must ensure the protection of Islamic faith. He must ensure the protection of Islamic faith from any adulteration. Alisha, he does not give the term. वो term नहीं बताता। An imam must protect the faith of Islam from any adulteration. जिसको मॉडर्न दौर में हम कहते हैं बिदत। इस्लामिक फेथ में कोई बिदत आ जाए उससे रोकना इसकी जिम्मेदारी है, इट इज हिज जॉब। अच्छा, ही विल डू सो बाय एंगेजिंग उलमा, डिबेट्स करवाएगा, डिस्कशंस करवाएगा अमंग द उलमा एंड रिलीजियस स्कॉलर्स। सो ऑब्वियसली बात है, इमाम अकेला कर नहीं सकता, खलीफा अकेला कर नहीं सकता, उसके लिए वो हेल्प लेगा विद एक्सपर्ट्स, विद स्कॉलर्स, डिबेट्स, डिस्कशंस एंड ऑल दैट, ताकि कोई भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अंदर कोई अन इस्लामिक चीज़ आ जाए तो उसको दूर किया जा सके, उसको हाईलाइट किया जा सके और इस्लाम को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम दोज इम्प्योरिटीज, बिदअत जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट इज दूसरा फंक्शन है, द इमाम मस्ट इंश्योर द enforcement of
the enforcement of hudud. Hudud means the limits provided by the Islam, limits of social behavior. वो मॉडर्न दौर में इसको ऑर्डिनेंस कहते हैं ना, ऑर्डिनेंस हटा दीजिएगा, हदूद ऑर्डिनेंस ना लिखिएगा, उसका ऑर्डिनेंस नहीं होता था, बस मॉडर्न दौर में ऑब्वियसली वही चीज़ है ऑर्डिनेंस। अच्छा, सो हदूद मीन्स लिमिट्स ऑफ ह्यूमन मोरालिटी, ह्यूमन फ्रीडम्स जिसके अंदर कैद हैं, एंड दोज हु वायलेट दोज हदूद must be punished according to Sharia. अच्छा, मुझे बताइएगा फिका और शरिया में क्या फर्क होता है? What is the difference between फिका एंड शरिया? अभी आऊंगा मिसबा आऊंगा उसके ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिका इज अंडरस्टैंडिंग एंड शरिया इज एक्सप्लिसिट। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप लोग। सुनिएगा प्लीज, फिका इज द लॉ, शरिया इज द ब्रॉडर दीन। यस, फिका इज द इस्लामिक लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस एंड शरिया इज एक्चुअली द ब्रॉडर प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, और उन्हीं प्रिंसिपल से डिराइव होता है। फिका इज डिराइव फ्रॉम शरिया बेसिकली। शाफिद, ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया जो के लॉ में होती है, ट्रू, एग्री। सो हदूद ऑर्डिनेंस जो फिका के अंदर है, जो शरिया के अंदर है, वो हदूद फॉलो की जाएंगी। ये इमाम का फंक्शन है। नेक्स्ट, इमाम मस्ट डू जस्टिस, ही मस्ट डू जस्टिस। साइमा बिल्कुल ठीक बात है। पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू फिका एंड शरिया। जी दानियाल। अच्छा, मैंने कहा ही मस्ट इंश्योर जस्टिस, और वहाँ पे फाराबी सॉरी मवादी कहते हैं कि दी जस्टिस मस्ट बी इंश्योर्ड टू प्रोटेक्ट आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? ओके, अच्छा, दी जस्टिस शैल बी सर्व्ड। जी वो मैं खुद डिस्टर्ब हो रहा था, वो अभी गई हैं उसको करने के लिए, मेरे एंड पे नहीं है, बाहर है, वो अभी कर रहे हैं, गए हैं उसको। अच्छा, ओके, अब नहीं आ रही। सो जस्टिस हो, बट इन अ वे दैट ही मस्ट हैव सिंपैथी फॉर द वीक एंड ही मस्ट बी tough and hard on the powerful. He must ensure justice, but he must be soft and sympathizer towards the weak and poor, and he must be hard and harsh towards the powerful. Next is, जो भी नंबर आएगा, he must decide upon the matters of jihad for the glory of Islam. He must decide on the matters of jihad for the glory of Islam. Islamic glory के लिए, इस्लाम के नाम के लिए, he must be willing to wage jihad. जहाद करना ये उसकी जिम्मेदारी है स्टेट के बिहाफ पे. It is his responsibility. Next, it is his responsibility. जी फातिमा, exactly. It is his duty to make sure that state gets defended from outside threats. Defense of the state from external threats is the responsibility of the imam or khalifa. आसान लफ्ज़ों में इसको हम कहते हैं, is a military commander of the armed forces. Military commander होना चाहिए, और he must lead the state in that way. तो मेरा सवाल आपसे ये है, आप में से पहले लोगों ने पूछा था कि उसकी फिजिकल होना, ऑर्गन होना, सेंस के ऑर्गन होना क्यों जरूरी है? अगर डिसेबल पर्सन होगा, कैन ही लीड द फोर्सेस? नो, एग्जैक्टली. सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. जी, ये एक वजह है उसकी, और भी है बट एक बड़ी वजह है. अगला सवाल, नेक्स्ट पॉइंट, ही मस्ट बी एबल टू
maintain internal law and order. He must be able to ensure internal law and order. लेफ्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इंटरनल रिबेलियन हो, क्राइम्स हो, कुछ भी हो, उसके लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ही मस्ट एंश्योर दैट. अच्छा, मुझे बताइए कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? हाउ मेनी पॉइंट्स? 6-7 हो गए. ओके, गुड. 6 पॉइंट्स. मुझे अच्छा लगा सफीना आपने 7 बताए, कम हो गए. अगला पॉइंट लिखें. इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट ज़कात एंड खराज. Fatma, he was made the commander of not all the forces, he was made the commander of specific forces. जो स्टेट का हेड होता है वो खलीफा ही होता है. खलीफा जो होता है वो सिपा सलार होता है इस्लामिक हिस्ट्री. एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट इज he must, it is his responsibility to collect zakat and खराज. आपको पता है ना खराज और जजिया और ज़कात में फर्क? You know the difference, right? Okay, fine. So he must collect zakat and kharaj. Kharaj. KHARA, kharaj. What is kharaj? मैं बता दूं? नहीं आइडिया. बताइए भैया आप में से कोई. What is kharaj? नहीं फयाज. It's a tax taken from the non-Muslims of the state. आपकी स्टेट के अंदर रहने वाले नॉन मुस्लिम जो हैं उनसे खराज लिया जाता है. खराज इज टेकन फ्रॉम द नॉन मुस्लिम्स ऑफ योर स्टेट. जजिया नहीं, जजिया इज सेपरेट है. जजिया इज टेकन फ्रॉम द नॉन मुस्लिम पीपल ऑफ द अदर स्टेट्स. आपके मुल्क के अंदर के नॉन मुस्लिम नहीं, आपके मुल्क के बाहर के जो नॉन मुस्लिम्स हैं, दूसरे इलाके के नॉन मुस्लिम हैं, तो उनसे आप जजिया लेते हैं फॉर देयर सिक्योरिटी. लेकिन ये आपके मुल्कों के, आपके अपने मुल्क के अंदर के नॉन मुस्लिम के लिए नहीं है. प्लीज, टैक्स नॉट ऑन फॉरनर्स. खराज, खराज इज टैक्स. देखें सिंपल है. ये स्टेट है, ये स्टेट के नॉन मुस्लिम्स हैं, ये मुस्लिम्स हैं. मुस्लिम्स को तो ज़कात वगैरह आ गई, नॉन मुस्लिम से लेंगे आप खराज. लेकिन एक दूसरी स्टेट है, उस स्टेट से जो आप पैसे लेंगे वो कहलाएगा जजिया. यस, एज इन वॉर. वॉर में आप कर दो और उसके बदले में उनको सिक्योरिटी दी जाती है. उनसे लेते हैं और उसके बदले में आपको उनको सिक्योरिटी देते हैं. एक्सटर्नल होता है वो. इसलिए मैंने यहां जजिया का जिक्र नहीं किया, बिकॉज वो फॉरेन पॉलिसी में आ जाता है. हम डोमेस्टिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं. यस, नहीं, खराज इज इंटरनल. खराज इज इंटरनल, जजिया इज एक्सटर्नल. जी इकरा, एग्जैक्टली, थैंक यू. आपने स्टेट में नॉन मुस्लिम से जजिया लिया और बदले में आपने इनको डिफेंड किया, उनकी सिक्योरिटी के लिए. आगे चलते हैं जी. अब कंफ्यूजन ये इस्लामियात वाले टीचर से ज्यादा पूछेगा. अगला पॉइंट. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इमाम, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इमाम टू मेंटेन द बैतुल माल, टू कंट्रोल द बैतुल माल. It is the responsibility of the Imam to control the Baitul Mal and use the money in it, for the poor and needy. जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद करने के लिए बैतुल माल को इस्तेमाल करना चाहिए. 8 हो गए फंक्शंस. 9th फंक्शन. Ninth function. The Imam shall appoint honest, pious, Imam shall appoint honest, pious and efficient advisors, governors, who shall be called the Wizarat.
इमाम क्या करेगा, एफिशिएंट, पायस और एफिशिएंट लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को, पायस लोगों को अपॉइंट करेगा एज हिज एडवाइजर्स, एज हिज गवर्नर्स, और उनको इसके लिए जो अपॉइंट करेगा, तो इस सारे सिस्टम को कहेंगे वजारत। ये जो ऑफिशियल्स हैं सारे के सारे, दे विल बी कॉल्ड दी वजारत। और ये जो वजारत है, ये बेसिकली इट विल मैनेज द स्टेट अफेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ इमाम। ये क्या करेंगे, ये वजीर जो हैं ये गवर्न करेंगे स्टेट के तमाम मामलात को ऑन बिहाफ ऑफ इमाम। यानी आसान लफ्ज़ों में, ज़रा गौर सुनिएगा प्लीज़, आसान लफ्ज़ों में जितने फंक्शन हमने इमाम के पढ़े हैं, इमाम सिर्फ मसनद में बैठ के बात करेगा, दे विल बी कैरीड आउट, द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूशन अथॉरिटी शैल बी इन द हैंड्स ऑफ द वजारत। इज इट क्लियर जी? समझ आ रही है वजारत की? इट्स सिंपल। डिफेक्टिव पावर वुड लाई विद द वजारत। टू, सो थियोरेटिकली इमाम होगा, खलीफा होगा, बट प्रैक्टिकली उसके वो ऑर्डर देगा, लेकिन कैरी आउट करेगी वजारत, एडवाइजर्स, गवर्नर्स, ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स, जो भी कह लें। दिस इज ऑल दैट दे विल डू। लास्ट फंक्शन, द इमाम, वजारत मीन मिनिस्ट्री, यस दैट्स ट्रू। जी, ये डिजोरे पावर हो जाएगी इमाम के पास और डिफेक्टिव पावर हो जाएगी वजारत के पास। अच्छा, लास्ट पॉइंट, it is the responsibility of the imam, it is the responsibility of imam or khalifa to make sure that the state is governed. It is the responsibility of the imam to make sure that state is governed under the principles of justice and to ensure that he must not only rely on wazir or wizarat, और स्टेट में जस्टिस हो रहा हो, गवर्नेंस ठीक हो, इसके लिए उसे सिर्फ वजीर पे रिलाई नहीं करना। ही मस्ट हैव द डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द स्टेट। उससे ये ना हो कि वजीर कहे ऐसा हो रहा है और वो मान ले। ही मस्ट हैव अ डायरेक्ट अनहिंडर्ड कॉन्टेक्ट विद एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल ऑफ द स्टेट, बिकॉज in an Islamic state, Khalifa is the ultimate responsible person for anything good or bad that happens in the state. रियासत में कुछ भी हो रहा हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसकी अल्टीमेट जिम्मेदारी खलीफा पे आएगी। तो वो ये नहीं कह सकता मुझे बताया नहीं था वजीर ने। That is not, that he shouldn't be only relying on the input from the wazirs. He must have a direct first-hand information of his state. He must be aware of every internal affair because he is ultimately responsible for that. This is all his theory जी। 10 फंक्शन है, बड़ी मुश्किल से मुझे याद थे, कोशिश की मैंने बताने की, आपको भी ऐसे ही करने हैं। I will take questions जी, अब क्वेश्चन लेते हैं, जरा चैट बड़ी कर दें ताकि चैट बड़ी करिए। अच्छा सुमल, ये क्वेश्चन पब्लिक करें प्लीज, क्वेश्चन पब्लिक किया करें ताकि थोड़ा आइडिया हो जाता है सब बच्चों का। जी अरसलान, BS बरका, BS से मतलब आप बरका, एस से क्या मतलब है? जजिया तो फिर से पाकिस्तान में फॉरनर्स से लिया जाता होना, जो पाकिस्तान इज नॉट द आइडियल मुस्लिम स्टेट, हमारे यहाँ जजिया ले नहीं जाता।
क्वालिटीज ऑफ वजीर, और वह क्वालिटीज ऑफ वजीर, वजारत की थ्योरी हम अलग से नहीं पढ़ रहे, बट क्वालिटीज ऑफ वजीर वो एक्सप्लेन करता है डिटेल से, अलग से डिटेल थ्योरी है, मवारदी की थ्योरी है, लेकिन बेसिक थ्योरी तो है पायस हो, ऑनेस्ट हो और एफिशिएंट हो। चैट जरा ऊपर कीजिए, बस ठीक। जी नहीं अब नीचे आ जाइए, बस ठीक है। अच्छा सर, मुस्लिम थिंकर्स का क्वेश्चन लाजमी आता है या कभी वेस्ट कभी मुस्लिम? कायनात मोस्टली मुस्लिम थिंकर पे सवाल आता था, पिछले 2 साल से नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, 2 साल से नहीं आ रहा, वैसे हर साल आता था, लेकिन लाजमी नहीं आता। इमामेट इज एस्टैब्लिश्ड टू रिप्लेस प्रोफेसी इन द डिफेंस ऑफ फेथ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वर्ल्ड। बड़ा आसान सा सवाल है जी, सिंपल लफ्जों में जो स्टेटमेंट लिखी है, सिंपल नोट कीजिएगा, ये सवाल आया हुआ है। ये सवाल जब आता है आसान लफ्जों में, इमाम का काम फेथ को प्रोटेक्ट करना भी है और दुनिया के मामलात को चलाना भी है, ये बेसिक सेंस है। इसको एक्सप्लेन करें। इमाम का काम दुनियावी गवर्नेंस भी है और दीन की हिफाजत करना भी है, ये बेसिक। आप इनमें से रिलीजियस प्रिंसिपल भी उठा लें, दुनियावी भी उठा लें, दैट्स व्हाट इट इज। कंक्लूजन क्या है? अमन इनका कोई कंक्लूजन नहीं होता। इनका कंक्लूजन क्या करेंगे मुझे समझ नहीं आ रही, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किस तरह से करेगा। ऑलवेज वेलकम अर्सलान। रेलेवेंस अमन, यस रेलेवेंस वाला पॉइंट मैंने भी एक्सप्लेन करना है। अभी इमाम की थ्योरी को मैं एलाबोरेट करूंगा, रेलेवेंस का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू अमन, मुझे अभी याद करवाना है आपने। मैं क्वेश्चन, जजिया अब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ये बहुत पुरानी बात है। एग्जैक्टली अब जजिया दुनिया में क्या होता है? वाज हिज थ्योरी इंप्लीमेंटेड? नो थिंकर्स थ्योरी इज फुली इंप्लीमेंटेड। कुछ पार्ट रेलेवेंट है, वो भी एक्सप्लेन करेंगे। हाँ दुआ करें, नीचे आ जाएंगे। कायनात का सवाल आखिरी था, सवाल नहीं कमेंट। ओके रबाइल खराज, रबाइल आप प्राइवेट मैसेज किया आपने, अगर आप प्लीज पब्लिक कर दें ताकि सबको समझ आ जाए सवाल। अभी रेलेवेंसी पे आते हैं जी। इसकी थ्योरी खत्म है, अच्छा बस वो तो खत्म, ठीक है खत्म है ये। अल-फराबी के आइडियल स्टेट पे हाउ टू राइट 20 मार्क्स क्वेश्चन। हाउ से मतलब है जो कंटेंट मैंने लिखा है उन्हीं को थोड़ा एक्सपेंड कर दें, थोड़ा उसके अंदर एक्सप्रेशन डाल के, नई चीज पढ़ के, पॉइंट वही होंगे, उनको एक्सपेंड आपने करना। हाउ टू एक्सपेंड ये इंग्लिश टीचर से पूछेगा, ये मुझे नहीं पता, पॉइंट वही होंगे। सर आर वी डन, एनीथिंग एल्स डन? हम करेंगे सर जी। वन थिंग आई विल, ठीक है अच्छा, वाज इज थ्योरी नहीं, आई विल, ठीक हो गया। रेलेवेंसी इन क्रिटिसिज्म, रफील अभी एक्सप्लेन करते हैं रेलेवेंसी की। व्हाट इज जमानेट? इमामेट कहने लगे थे अलीशा, वो गलती से लिखा गया। नीचे यो, अच्छा रबेल का सवाल जी, टैक्स ऑन एग्रीरियन लैंड ओन्ड बाय नॉन मुस्लिम्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम द टैक्स सिस्टम ऑफ आवर मुस्लिम ओन्ड एग्रीरियन लैंड फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द बैटल ऑफ खैबर व्हेन द प्रॉफिट अलाउड Jews to return to their land on the condition that they pay half of their produce as kharaj. True Rabail. Protection of Islamic faith from any adulteration. True. Is it so? Yes, that's true Rabail, absolutely true. इमामेट है अलीशा, इमामेट है। किसी मुल्क में जजिया एक्टिव नहीं है जी फातिमा, मॉडर्न दौर में। सारा अल-फराबी इसलिए बिकॉज अल-फराबी वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक्स, एक बात। और मवारदी ने मेथड बताए, क्वालिफिकेशन बताई। मेथड तो चारों से ले लिया, लेकिन अगला सवाल ये है सारा, क्या क्वालिफिकेशंस जो आप बताई हैं मवारदी ने, क्या वो क्वालिफिकेशंस और जो फराबी ने दी हैं, क्या ये इस्लामिक हिस्ट्री में कहीं दी हुई हैं? वो नहीं दी हुई। अदील बट वाहिद एग्रीड टू थ्योरी फॉर शेयरिंग पावर। अदील अभी इमाम गजाली को आगे जाके पढ़ेंगे तो आप इमाम गजाली पता क्या करेंगे? इमाम गजाली पता क्या करेंगे? वो कहेंगे दुनियावी मामला तमाम उठाकर दे दे बवाहिद को, तमाम दुनियावी मामला उठाकर उनको दे दे, और खलीफा का काम सिर्फ और सिर्फ फेथ हो, वो दरवेश हो, सूफी हो, कोई रैशनैलिटी की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मजहब को प्रोटेक्ट करे।
तो थ्योरी प्रैक्टिस आप गजाली की भी कह सकते हैं हुई है या मवारदी की हुई है, बात एक ही है, बट प्रैक्टिकली अल्टीमेटली खलीफा वाज रिडंडेंट, खिलाफत, और आपको पता होगा अब्बासिड के बाद फिर फातिमिय्यिद पावर में आ गए, दे ऑक्युपाइड और खिलाफत ही खत्म कर दी, तो इंप्लीमेंट शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन वो खत्म ही होगी सारी की सारी। Al-Farabi must be placed among the proponents of theory of social contract in the light of this statement. सुमन ने पूछा, अच्छा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्रोपोनेंट्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिंबल ये होता है जहां पे लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ कि स्टेट के वजह से दे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट डील विद ईच अदर, और उसके नतीजे में स्टेट बनती है। फराबी की थ्योरी वैसे है तो ऑर्गेनिक, स्टेट की ओरिजिन तो ऑर्गेनिक बताता है, लेकिन फराबी की थ्योरी में पहली दफा वो कहता है कि ये क्वालिफिकेशंस होंगी तो रूलर बनेंगे। तो मेरा सवाल है, क्वालिफिकेशंस जो है एवरी पर्सन, ये क्वालिफिकेशन इस्लाम ने नहीं दी, हु गेव इट दिस क्वालिफिकेशन? ये क्वालिफिकेशन इसका मतलब है लोग ये क्वालिफिकेशन होंगी तो एक्सेप्ट करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो जितनी क्वालिफिकेशंस की बात करता है, जितने मेथड की बात करता है, इसको इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि अगर वो क्वालिफिकेशन पूरी करता होगा तो रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा, मींस पीपल डिजायर दिस थिंग, तो इनडायरेक्टली उसको रिलेट करते हैं। Al-Mawardi brought constitutional theory of Islam in line with the political reality of his time, discussed with reference to the views on Khilafat and Mizad. I guess symbol मेरे ख्याल में self-explanatory है, constitutional theory of Islam in line with the political reality of his time। मेरे ख्याल में ये symbol वाला सवाल है जी, मेरे ख्याल में reality of time क्या थी, मेरे ख्याल में हमने explain कर दिया था उस वक्त। What are the powers of wazirs? Amna, all the powers that Khalifa has, all the powers that Khalifa has are delegated to wazir। मुस्लिम किसी थिंकर के लिए स्टेट एंड हो ही नहीं सकती शाहनजर, बिकॉज द एंड ऑफ द स्टेट कैन नेवर बी द आइडिया ऑफ मुस्लिम्स, इट कैन नेवर बी। कैन नॉट लीव इट टू मी। Why theory didn't start with human nature? Ikra, strange, agreed, but he didn't. No, Imam was not a chief justice, ji Mansab. He will never be a chief justice. नहीं, कैलिफेट के एग्जाम्पल में कोट नहीं करनी, कैलिफेट की एग्जाम्पल कोट नहीं करनी। Farabi mentioned mutual renunciation of rights in favor of Raisul Awwal. That's true. That's true. बस सवाल खत्म। We have 15 minutes. माई का 15 मिनट तक है। अच्छा, रेलेवेंसी बता दो। नहीं, मुस्लिम थिंकर में कंपैरिजन नहीं आता। मनसब देखिए, बात यह है कि आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो चीफ जस्टिस नहीं है तो वो कैसे इंश्योर करेगा इस्लाम? उसका काम है लॉज बनाना, और चीफ जस्टिस का काम है डिसीजन सुनाना अकॉर्डिंग टू दैट वन। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, ट्रायल कौन करता है, पकड़ता कौन है, अरेस्ट एग्जीक्यूशन अथॉरिटी कौन सी है? वो स्टेट है। तो स्टेट अपना रोल प्ले करेगी। नहीं, थ्योरी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। रेलेवेंसी देखते हैं, रेलेवेंस क्या है इसको। अच्छा, बहुत सेंस में है, बहुत सारे सेंस में रेलेवेंस है इसकी। फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू टू एग्जांपल्स। जी सुमल, ऐसा ही है, दैट्स ट्रू। ओके, नाउ इफ द रेलेवेंस इज देयर, तो 2-3 पॉइंट्स नजर में रखिएगा। वन इज Mawardi's theory was the first systematic theory of the Khilafat in the Muslim world. कैसे? He not only provides qualifications, he provides the method of elections, he provides the methods of removal, he provides the specific functions to the Khalifa. This is something that is done in the modern times too. हम बाद में जाके, आप और मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे पेपर 2 के अंदर जाके, और पेपर 2 में जब हम पढ़ेंगे तो पेपर 2 के अंदर हम जब
यूके पढ़ेंगे, यूएस पढ़ेंगे, फ्रांस एक्सेट्रा, इन सब के पढ़ेंगे, उनके अंदर तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर वो आपको जो नज़र आएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, उसकी जो पावर्स हैं वो डिफाइन की गई, क्वालिफिकेशन डिफाइन की गई हैं, उसकी तमाम जो डिटेल्स हैं दे आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. So just like Mawardi, his theory is as relevant today on some matters, और वो एक सेंस जिसमें relevant है, और वो सेंस ये है that जिस तरीके से वो systematically qualifications, election, removal और powers के function को define करता है, all these things are provided in the modern times too. वो नेचर ऑफ फंक्शंस वो नहीं है, नेचर ऑफ क्वालिफिकेशन वो नहीं है, बट वो क्वालिफिकेशंस हैं. एक पहली सिस्टमैटिक थ्योरी जो है वो है. थैंक यू बरका. एग्जैक्टली हिज थ्योरी वाज द फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ खिलाफत इन द मुस्लिम वर्ल्ड, एंड हिज थ्योरी वाज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ अ सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द स्टेट एंड ऑल दैट. तो ये एक सेंस है जिसको न सिर्फ मुसलमानों के अंदर बल्कि नॉन मुस्लिम जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आप पढ़ेंगे बाद में जाके, उसके अंदर भी आपको नजर आएगा कैसे वो सिस्टमैटिकली एड्रेस करते हैं इन पॉलिटिकल इश्यूज. So systematic theory है, system wise देता है, that's important. Next, Mawardi's imam, the term imam, जो लफ्ज इमाम है इसकी थ्योरी में, it is also used by the Iranian government in present times. अब जरा ये सुनिएगा पॉइंट प्लीज. अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, जो मवारदी का इमाम है वो रूलर है, इज अ रूलर, और वो रूल करता है तो उसके फंक्शंस क्या हैं? आर दे रिलीजियस, आर दे रिलेटेड टू वर्ल्डली अफेयर्स? बोथ, दोनों तरह से. रिलीजियस भी है, वर्ल्डली भी है. रिलीजियस पौधा भी रखता है, पॉलिटिकल भी है. अब ये ध्यान में रखिएगा. अब ईरान वाले कैसे करते हैं? अच्छा, ईरान के अंदर कॉन्सेप्ट है विलायत फकीह का. डू यू हैव एन आइडिया ऑन विलायत फकीह? नहीं आइडिया? अच्छी बात है, नहीं आइडिया. सुन लें. आपको पता है शियाइट जो डोमिनेंट सेक्ट है, शियाइट के अंदर जो डोमिनेंट सेक्ट है उसको असनाए अशरी कहते हैं. ये पता है आपको? 12 इमाम, चलिए अब मैं बताता हूँ. 12 इमाम होते हैं. सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में 4 इमाम हैं. 12 इमामेट एग्जैक्टली उसको हम कहते हैं. असनाए अशरी उसको कहते हैं अरबिक में. 12 इमाम पे रहते हैं, विलायत है. अच्छा, शिया स्कूल ऑफ थॉट में जो ईरान का, चूंकि ईरान का ऑफिशियल रिलीजन है शियाइट रिलीजन, उसमें मजहब भी डिफाइन है ऑफिशियल और सेक्ट भी डिफाइन है. ईरान के अंदर मुसलमान तो सारे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल रिलीजन है वो शियाइट 12 इमाम वाला रिलीजन है. ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. यार आर्टिकल मुझे नहीं पता, बट लिखा हुआ, मैंने खुद देखा हुआ, पढ़ा हुआ. उसमें लिखा हुआ है कि 12, बाकी भी मुसलमान हैं. उन्होंने कहा जी सुन्नी, देवबंदी, शाफी, हनफी, मालकी सारे मुसलमान हैं, लेकिन ये हमारा ऑफिशियल रिलीजन है असनाए अशरी वाला, 12 इमाम वाला शिया. अब शिया इज़म के अंदर 12 इमाम का कॉन्सेप्ट क्या है? विलायत का कॉन्सेप्ट. विलायत का कॉन्सेप्ट ये है, शियाइज़म ये कहती है कि जो इमाम है ही इज़ द लेजिटिमेट रूलर. जो इमाम है वही लेजिटिमेट रूलर है. नोबडी एल्स कैन बी द रूलर. शियाइट स्टेट में द राइट टू रूल लाइज विद इमाम, विद विलायत. ये बेसिकली कॉन्सेप्ट. पहले इमाम हजरत अली थे, वहां से करते करते विरासत में आती है हजरत अली के बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, चलते चलते फिर जो 12वें इमाम है शाहजेब, वहां पे फिर 12 असना अशरी वाला काम खत्म हो जाता है ना. 5वें 6वें इमाम के आगे फिर डिफरेंट सेक्ट आ जाते हैं, जैदिया आ जाते हैं, इस्माइली आ जाते हैं, डिफरेंट आ जाते हैं. लेकिन मैं तो 12 इमाम वालों की बात कर रहा हूँ जो मेजॉरिटी में और जो ईरान में. अब उन्हें कहा जी पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, 12वें इमाम थे जिनको हम इमाम मेहदी कहते हैं. इमाम मेहदी के बारे में शियाइट स्कूल ऑफ थॉट में एक कॉन्सेप्ट है दैट इमाम ज़माना भी उनको कहते हैं. ही इज प्रेजेंट बट ही इज एब्सेंट. मतलब आसान में वो मौजूद तो हैं बट वो उठाए गए हैं. जैसे हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि वो खुदा ने उठा लिया, इमाम ज़माना के बारे में हम कहते हैं वो गायब, उठाने का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, वो कहते हैं गायब कर दिए गए. ज़हूर नहीं है उनका, साहब वो गायब है. ही कांट बी सीन, ही इज प्रेजेंट
और omnipotent कहते हैं उसको, sort of he is present but he is not present, behind the veil, yes, जो भी ये टर्म यूज कर लें, जो गायब में है। तो इमाम है लेकिन वो मौजूद नहीं है सामने जी। दे सेड फॉर इमाम महदी, 12वें इमाम है अहले तशरीह के अंदर, 12वें इमाम, उनका नाम है इमाम महदी, और उसके बारे में ये कहते हैं। अच्छा, अगला सवाल, अब चूंकि ईरान में लिखा गया है कि इमाम ही रूलर हो सकता है, तो इमाम तो है नहीं, फिजिकली मौजूद नहीं है, गायब है, तो फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि इमाम की गैर मौजूदगी में, बिकॉज ही इज प्रेजेंट, उनकी गैर मौजूदगी में नायब इमाम गवर्न करेंगे, विलायत फकी होगा। जो नायब इमाम है वो गवर्न करेंगे उन इमाम की गैर मौजूदगी में, लेकिन जब वो इमाम आ जाएंगे तो नायब हट जाएगा। जैसे नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर ना हो तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ना हो तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर, तो इट्स काइंड ऑफ विलायत फकी। ही इज अ डेप्यूटी इमाम, सेकंड टू इमाम, ही इज ओनली गार्डिंग एंड वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द इमाम। इंटरम कह लें, यस इकरा, दैट एक्टिंग कह लें, ये इस तरह की टर्म हम यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली। सो दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल। ईरान के अंदर भी है जो नोमेनक्लेचर है इमाम का एज द रूलर दैट इज फॉलोड इन द ईरानियन स्टेट जी। ये एक और रेलेवेंसी आप जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ये दो मेन पॉइंट्स हैं उनकी रेलेवेंसी की वजह से। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड जी। मुझे 10 मिनट अगर आप इजाजत दें, 10-12 मिनट हैं। अलीशा, फराबी की फराबी की जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से कैसे रिलेट करते हैं? फराबी की थ्योरी को डायरेक्ट वैसे तो उस तरह से सवाल यूजुअली आता नहीं है, बट अगर आ भी जाए फराबी में सवाल इस तरह से, तो आपने फराबी को बताना है कि कैसे वो क्वालिफिकेशन देता है जो लोगों ने डिटरमिन करनी होती है, बिकॉज फराबी इज एन ऑर्डिनरी मैन, ही इज डिटरमिनिंग दोज प्रिंसिपल्स जो कि कंडीशन है टू बिकम अ रूलर। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक की शर्त, दूसरे की शर्त, पीपल एंड द रूलर्स, उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। द पीपल देन एग्रीड टू सरेंडर देयर राइट्स टू द रईसुल अव्वल। दिस इज द सेंस ऑफ इट जी। हमारी साहब डिप्टी इमाम जी, सुमल को अनम्यूट करें। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, जुनैद, सुप्रीम लीडर के लिए ईरान के अंदर उसको कहते हैं सुप्रीम लीडर, या अंग्रेजी में सुप्रीम लीडर कहते हैं, वैसे विलायत फकी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। जी सुमल सर, आपने कहा था लोगों ने कोट करनी है या फिर फिलॉसफी सेम, सब कुछ सेम। अच्छा, ठीक हो गया। और सर, जो दूसरी बुक्स देखी हैं उसमें ये है कि वहाँ पर बेसिस बताया गया हुआ कि बेसिस ऑफ फिलॉसफी, तो जब बेसिस ऑफ फिलॉसफी है उनमें कुछ जो आपने पॉइंट्स बताए वो भी हैं, लेकिन कुछ उसके अलावा भी पॉइंट्स हैं, तो जो जो मतलब मेन लगता है वही पिक कर ले, मतलब जिसमें एक पैराग्राफ बन जाए हमारा। कर लें, क्यों ना करें, व्हाई नॉट। सही हो गया। और सर, मैंने ये पूछना था कि पास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो जिसमें उन्होंने पूछा था कि जो लॉ के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी का वो को रेलिवेंट है कि नहीं है, तो वो आप बता दें कि वो रेलिवेंट है कि नहीं। लेकिन उसने लॉ की बात करी है ना? जी सर, लॉ की दफा कम्युनिटी सॉवरन होती है। मैंने कहा था मॉडर्न दौर में पॉपुलर सॉवरेंटी का कांसेप्ट है। सो मॉडर्न दौर में पॉपुलर सॉवरेंटी है, उसने भी पॉपुलर सॉवरेंटी की बात की कि कम्युनिटी सॉवरन होती है। फिर हमारे यहाँ पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, उसने भी कहा था पीपल कम्युनिटी रूल्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। तो उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ही डेमोक्रेटिक, सॉरी। ठीक है सर। और सर उसके अलावा मैंने आपको एक फाइल सेंड किया, वो काइंडली चेक कर लीजिएगा जीमेल पे आपके। मैं जवाब दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। क्रिटिसिज्म का पॉइंट बार बार आ रहा है, थोड़ा सा काम खुद कर लिया करें यार, क्रिटिसिज्म थोड़ा सा निकाल लिया करें, पढ़ लिया करें, आसान सा होता है। इसकी थ्योरी पे क्रिटिसिज्म चले मैं करता हूँ जी, 3-4 पॉइंट उठा लेता हूँ। क्वालिफिकेशंस मैयर कैसे करेंगे? हाउ यू विल मैयर विजडम, नॉलेज, पता नहीं क्या क्या सारी चीजें, वो मैयर कैसे होंगी? अगेन मुश्किल काम है। मॉडर्न दौर में आप ये मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकते। मॉडर्न दौर के अंदर वी लिव इन अ डेमोक्रेसी जहाँ पे यू कांट जस्ट गिव द राइट टू द पीपल ऑफ द कैपिटल सिटी और टू द शूरा और टू द सिलेक्शन मेथड, बिकॉज दैट वुड क्रिएट अनरेस्ट इन द स्टेट। तो मॉडर्न दौर में उसकी क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा नहीं है। रिमूवल की बात जहाँ तक रहेगी, मॉडर्न स्टेट में अगर कोई बंदा डिसेबल भी होगा तो डिपेंड करता है डिसेबिलिटी पे, इट डिपेंड्स अपॉन द डिसेबिलिटी, बट डिसेबल पर्सन कैन डू एनीथिंग जी। मेरे ख्याल में वो उसके लिए हम उसको नहीं कर सकते कि डिसेबिलिटी की बुनियाद पे उसको डिसमिस कर दें। दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट फॉलोड इन प्रेजेंट टाइम्स। और फिर उसके जो फंक्शंस हैं मॉडर्न दौर के अंदर, अगेन फंक्शंस की बात की जाए तो उसके फंक्शंस बहुत चेंज हो गए हैं।
क्रिटिसिज्म के पॉइंट में अगर मैं उठा कर देखूं, जो 10 फंक्शन उसने बताए हैं, दैट इज स्ट्रेंज बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स टू। फॉर एग्जांपल उसने लॉ एंड ऑर्डर की बात तो की, बट लॉ एंड ऑर्डर में उसने नेचर ऑफ रिलेशनशिप डिफाइन नहीं किया कि जब वो ऑर्डर देगा वजीर कैरी आउट करेगा, वजीर कैरी आउट ना करे तो इमाम क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये मेथड्स वगैरह उसने भी नहीं प्रोवाइड किए हुए। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन हिज थ्योरी। जी शाह नजर कौन म्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी शाह नजर। सर ठीक हैं आप? नहीं ठीक यार, 2 घंटे बाद। जी बताइए। सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बुक्स तो आपने बताई है जोड़ा हारमन वगैरह जो भी है, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एक भी बुक बंदा अगर देखे तो कई डायमेंशन में क्वेश्चन को लिख सकता है, क्योंकि थ्योरीज तो लिख दी गई है इसमें, दूसरा राइटर इसमें क्या मतलब उस बुक दूसरी को हम क्यों पढ़े? थ्योरीज में तो कोई तब्दीली नहीं है जिसमें शायद मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक से दूसरी बुक में जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए जो भी पढ़े बस एक ही पढ़े प्लीज, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। वही सर, इससे मतलब अच्छे मार्क्स कोई एक बुक को बंदा फॉलो करे तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए आपने आइडिया ठीक आना चाहिए, आइडिया एक्सप्रेशन आपका ठीक होना चाहिए, दैट इट। आइडिया तमाम किताबों में ठीक है, डेट्स का मैंने कहा फर्क हो सकता है, चौधरी असलम ने कोई और लिखी होगी, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। असल इशू क्या है कि आइडिया आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ आइडिया, और एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। 2 चीजें बस। यस सफीना, क्लैरिटी प्लस एक्सप्रेशन, ये आपके अच्छे मार्क्स बनाते हैं। ट्रू। मतलब एक कश्ती पे सवारी करें सर, मैं अगर कहूँ तो एक जुमले में ठीक रहेगा ना? बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी बात एक और चीज प्लीज, रेलेवेंसी बहुत जरूरी है यार। मतलब आंसर जब लिखे ना, जो पूछा आप देखिए, अभी सवाल भी आया हुआ है, इज इट नेसेसरी टू राइट थ्योरी इन क्रिटिसिज्म क्वेश्चन, यू कांट क्रिटिसाइज विदाउट थ्योरी। लेकिन अगर सवाल सिर्फ थ्योरी पे हो, क्रिटिसिज्म नहीं लिखना होता, अगर क्रिटिसिज्म पे हो तो थ्योरी लिखनी होती है, सिंपल आइडिया। और इस तरह फिर सर ये जो पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड नहीं है, मुझे पसंद आ गया सब्जेक्ट तब रख लिया, एमबीए मैंने किए हुए सर, तो उस लिहाज से हम जब इसको लिखेंगे तो मतलब इस मेरी अंडरस्टैंडिंग आप जरा गाइड कीजिएगा कि क्या टू द पॉइंट हमने लिखना होता है मेरे ख्याल से, ऐसा ही मतलब है, एक्स्ट्रा ऐसा ही है। लिखना है। अच्छा एक्सप्रेशन, आप देखिए लंबा कभी नहीं करना, सारे पॉइंट लिखने हैं। अब देखो शानज़र, हर बंदे का ना अपना होता है, टू द पॉइंट। बाज लोग एक बात करने के लिए 4 जुमले बोलते हैं तब उनकी बात समझ में आती है, बाज लोगों की बात एक जुमले से समझ में आ जाती है। सो वो आपके एक्सप्रेशन पे भी बड़ा डिपेंड करता है। लेकिन आप एक्सपेंड ज्यादा ना करें, टू द पॉइंट लिखें, जो उसने पूछा है वही लिखें, टू द पॉइंट लिखें, शॉर्ट लिखें, लेकिन अच्छे एक्सप्रेशन के साथ, जिससे समझ आ सके उसको एग्जाम में। आखिरी सवाल सर, हम जब लिखते हैं उसी चीज को, क्योंकि जो चेकर होता है, चेक करने वाला एग्जामिनर, तो उनको तो पॉलिटिकल साइंस से ही उनका तल्लुक होता है, तो क्या उन टर्म्स को हम नीचे एक्सप्लेन करें या जस्ट टर्म लिख दिया करें पॉलिटिकल साइंस की? डिपेंड करता है। अब बेहतर ये होता है कि आप अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म यूज करें, या फॉर एग्जांपल आप वजारत का लफ्ज़ यूज कर रहे हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो ब्रैकेट में शॉर्टली सा लिख दें उसको। देखिए एग्जामिनर बेशक पढ़ा लिखा हो, रेलेवेंट हो, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो, आप क्वेश्चन इस सेंस में देते हैं, एग्जामिनर डज नॉट नो एंड यू विल हैव टू टीच हिम। यस सर, थैंक यू दुनिया के सर। तमाम एग्जाम का फॉर्मूला ही होता है, एग्जामिनर को नहीं पता, आपने बताना है। अगर उसे ऑलरेडी पता है तो भाई आपसे पूछ क्यों रहा है? ठीक है सर, ये सवाल इसलिए पूछा कि सर वो मुझे एक टीचर ने बताया था कि बाज़ बात आप छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो उस पर एग्जामिनर रिट्रैक्ट होता है कि भाई ये चीज़ मुझे ऑब्वियसली पता थी, छोटी एक्सप्लेन छोटी कर चीजों दी। को नहीं करना, बड़ी क्रिटिकल टर्म आ जाए, इंपॉर्टेंट टर्म आ जाए, जैसे वजारत एक ही टर्म यूज हुई तो ब्रैकेट में लिख देता है। अब वो ठीक कह रहे हैं, हर चीज को बार बार ब्रैकेट में डाल के एक्सप्लेन नहीं करना, बट जो की चीजें जो आपको लग रही है बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको बीच में एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम शानवाज, वेलकम। हाउ इज दिस ईरान पॉइंट रिलेट्स टू अल-मावारदी इमाम? पीरा देखिए, मैंने कहा था नोमेनक्लेचर, जो टर्म है इमाम की एज अ रूलर, जो मावारदी ने कहा, वो ईरान के अंदर भी रूलर को इमाम कहा जाता है, टर्म की बात नहीं की सर। Yes, Kaniz, if you remember exact words, you can quote them, definitely. Alisha, send it to your coordinator and she will send it to me. जी फातिमा, मेरी बुक सारी पॉलिटिकल साइंस कवर करती है। ये किधर से करना बरका, क्या चीज़ किधर से करनी है? आपने कहा था लास्ट पे बताऊंगा, बरका क्या चीज़ थी जरा बता दें। नोमेनक्लेचर मतलब नाम, टर्म का नाम। एस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म जैसे अल्फाज से परहेज किया जाए, एग्जैक्टली। शाफे प्लीज ऐसी टर्म नहीं यूज करनी सर। डिप्टी इमाम, इमाम खुद चूज नहीं करता,
अब ऐसा आइडियली ऐसा ही होता है, लेकिन शियाइट कॉन्सेप्ट में 12वें इमाम चूंकि मौजूद नहीं है, सो देयरफॉर वहां पे फिर रिलीजियस उलमा चूज करते हैं, मुज्तहिदीन चूज करते हैं वहां पे, उसको असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहते हैं ईरान में। सर इररिलेवेंट विद प्रेजेंट टाइम वी कैन एट दिस पॉइंट in most of atheism. Yes, Mansab, true. Sir, all philosophers have written a lot of books. Are we supposed to remember all those names? No, Arwa, no. Some key names. Past papers में देख लें जो नाम पूछे गए हैं या जो नाम मैंने बताए आप वो देख लें बस। ये बुक मज़ अलग से करनी है जी। MCQs सरप्राइज, काफी सवाल हो गए मेरे ख्याल में। PKI बुक से ये मजर ने 2 रिकमेंड किए ना आप लिखने के लिए, और बनाज भी ठीक हो जी। लेक्चर ओवर जी, बस 1-2 दिन ऊपर हो जाएंगे। 3-4 मिनट हैं, हम इब्न खल्दून की बायोग्राफी कर लें। कैन वी डू इट? नहीं, अच्छा ठीक है, मुझे कह रहे हैं जी एडमिन नहीं करना। ओके बाय जी, गुड बाय, सी यू इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने 2 करने हैं, इब्न खल्दून और इमाम गजाली। आखिरी 2 लेक्चर होंगे, उस पर खत्म करेंगे। उसके बाद फिर उसके बाद हम जाएंगे सेक्शन 2 के ऊपर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।